एक मोहल्ले में बहुत ही तेज से बदबू होने लगती है। पूरा मोहल्ला उस बदबू से परेशान हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। लेकिन जब बात बदबू की आती है तो सभी लोग खोजने लगते हैं, और खोजते खोजते जो पुलिस की टीम है जब पहुंचती है सेप्टी टैंक में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी होती है। इस लाश को देखती है पुलिस, तो फिर वो सबसे पूछती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। दरअसल उस व्यक्ति को पहचानना बड़ा ही मुश्किल था। ना उस व्यक्ति ने कोई कपड़ा पहना था, और ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा निशान था जिस वजह से कोई पहचान पाए। चेहरे को कुचल दिया गया था, बहुत ही बुरी तरीके से उसको मारा गया था। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये चीज़ आता ही है, सामने ये चीज़ दिखती है, तो फिर वो सभी परेशान हो जाते हैं। पूरा पुलिस ही नहीं, बल्कि जो पूरी कॉलोनी होती है, जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँचती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, और एक व्यक्ति को इतना कोई निर्मम तरीके से कोई कैसे मार सकता है। लेकिन जब इस बात का खुलासा होता है तो वाकई अपने आप में ये हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल एक छोटी सी लड़की होती है जो इस सारी बातों का खुलासा करती है और बताती है कि आखिर ये व्यक्ति असल में है कौन, क्योंकि ये सारी चीज़ें शायद उस लड़की ने देखा था या फिर नहीं देखा था, इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था, और वो व्यक्ति था कौन, और उसको मारने वाला था कौन, आखिर क्यों मारा गया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना झारखंड की है। दरअसल झारखंड का एक जिला लगता है दुमका, और इसी दुमका के अंतर्गत एक थाना लगता है सरियाघाट थाना। इसी सरियाघाट थाने के अंतर्गत एक और गांव आता है जिस गांव का नाम है जमशेदपुर। इसी जमशेदपुर गांव की ये सच्ची घटना है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस घटना के सही होने की पुष्टि हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं करता। ये बस बताई गई जैसी बात है, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से ये बातें उठाई गई है, और ये हम लोग आप तक डिलीवर कर रहे हैं। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल इसी जमशेदपुर गांव में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार का जो व्यक्ति होता है जिसका नाम रवि होता है। रवि की जब शादी होती है तो उस लड़की का नाम गौरी होता है। गौरी दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है। रवि और गौरी के शादी के लगभग 2 साल गुजर जाते हैं, और इस 2 साल के दौरान उनकी कोई संतान ही नहीं होती है। वक्त धीरे धीरे कट रहा था, लेकिन जो गौरी है वो परेशान हो रही थी, क्योंकि जो लोगों के ताने हैं, इस तानों को सुन सुनकर जो गौरी थी वो बेहद परेशान थी कि आखिर ये ताने उसको कब तक सुनने होंगे। इसलिए वो अलग अलग जगहों पे जाती, अलग अलग लोगों से बातचीत करती कि अगर कोई ऐसी डॉक्टर बता दे, ऐसा कोई जगह बता दे जहाँ पर उसका इलाज हो सके, उसका बच्चा पैदा हो सके। लेकिन कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ पर ऐसा इलाज हो सके और ऐसी बात हो सके। अब इसीलिए जो गौरी है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर वो भटक रही होती है। लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती है। दरअसल रवि कुछ समय तक तो घर पे रहता है, लेकिन अब इसी बीच वो चला जाता है बाहर कमाने के लिए, दिल्ली। और उस दिल्ली में जाकर के ये जॉब करने लगता है, यानी कि प्राइवेट एक जॉब करने लगता है, और उसी जॉब के सहारे मजदूरी समझ ली एक तरह से करता है, और उसी मजदूरी के सहारे अपने पेट का और अपने पत्नी के पेट का भरण पोषण करता है। इधर पत्नी घर पे रहा करती है और उसके जीवन में कोई खुशियाँ ही नहीं होती है। लेकिन इस बार जब रवि जब घर पे आता है तो इसी दौरान फिर जब ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो फिर कुछ ही समय बाद, यानी कि लगभग उस बार जब आता है रवि, तो फिर वो जाने के लिए सोचता है। वो सोचता है कि अब वो घर ही पे रहेगा, और तकरीबन 1 साल तक वो घर पे ही रुकता है। लेकिन उसको खुशखबरी मिल जाती है। तकरीबन जैसे ही 6 महीने का वक्त गुजरता है तो पता चलता है कि जो गौरी है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही रवि इस बात को सुनता है तो मानो उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। अब दोनों पति पत्नी बेहद खुश होते हैं, और एक प्यारी सी बच्ची को कुछ समय बाद जो गौरी है वो जन्म देती है। अब ऐसे ही इन दोनों का जो परिवार है वो बेहद खुशमय हो जाता है, सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। धीरे धीरे जो वक्त का पहिया है वो कटता जाता है, और ऐसे ही से 1 साल, 2 साल, 3 साल, और लगभग ऐसे ही 7 साल कट जाते हैं। जो लड़की है वो तकरीबन जब 7 साल की हो जाती है, तो जो रवि है वो अपने ही गांव से कुछ दूरी पर जा करके एक प्राइवेट कंपनी होती है वहीं पर जॉब कर रहा होता है। लेकिन अब इसी दौरान जब उसकी बच्ची हो जाती है, तो बच्ची के जैसे ही बच्ची 6 साल की हुई रहती है, तो रवि सोचता है कि आखिर वो घर पे रह करके कब तक गुजारा करेगा।
जब वो बाहर नहीं जाएगा तो फिर उसको ज़्यादा पैसे कैसे मिलेंगे? उसकी बेटी है, अब बेटी की शादी करनी है, तो उसके लिए उसको पैसे इकट्ठा करने होंगे। अब इसीलिए जो रवि है वो परेशान था और वो चला जाता है बाहर कमाने के लिए। बीच में वो भी बाहर भी गया था 1-2 बार, लेकिन फिर वो वापस चला आता था क्योंकि उसका मन अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बिना नहीं लगता था। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही जो रवि है वो जैसे ही लगभग 2 साल उधर गुजरता है, 2 साल बाद जो रवि है वो घर आने वाला होता है। लेकिन जब रवि घर आने वाला होता है तो उसकी जो पत्नी ये बात जानती है, सुनती है कि उसका जो पति है वो घर आ रहा है, तो वो अपने पति को फ़ोन करके फिर से बोलती है, एक काम करिए कि आप घर पे मत आइए, आप वहीं पे रहिए। लेकिन जो रवि होता है वो एक नहीं सुनता है और घर पे चला आता है। अब जैसे ही घर पे आता है तो फिर जो रवि है वो घर पे तो पहुंच जाता है, लेकिन कुछ समय ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर कुछ समय बीतता है और लगभग उसके आए ही ये लगभग कोई 4 दिन ही हुए होते हैं। 4 दिन वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के साथ रहते रहते उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। अब जैसे ही बात वैक्सीन की आती है, चूँकि कोरोना काल हो गया रहता है, तो उसी समय जब रवि घर आता रहता है तो कोरोना काल के लिए वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब इधर वैक्सीन का जो सिलसिला है वो तो चलता ही है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद ही कुछ समय बाद जो ये रवि है वो गायब हो जाता है। और ये गायब होता है तो लगभग यही कोई 1 हफ्ते तक जब दिखाई नहीं देता है, तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो परेशान रहने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि आखिर रवि आया था तो गया कहाँ? उसकी पत्नी से भी पूछा जाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि उसको नहीं पता है कि आखिर वो गए कहाँ हैं। अब इसीलिए जो उसकी पत्नी है जब जब सवालों के जवाब नहीं दे पाती है तो सोचती है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब जो उसकी एक पड़ोसन होती है जिसका नाम प्रियंका होता है, प्रियंका उसकी लड़की से, यानी जिसका नाम खुशी होता है, खुशी से प्रियंका पूछती है कि गुड़िया तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? तुम्हारे पापा ज़्यादा दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस पर जो खुशी होती है वो कहती है कि पापा कहीं गए हुए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, लेकिन वो आए थे और आने के कुछ ही दिन बाद वही गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे भी नहीं पता। अब इस पर जैसे ही जो लड़की है जब ये बात बताती है तो प्रियंका कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ ही समय बाद से, यानी कि जब जैसे ही लगभग 1 हफ्ते का जब समय गुजरता है तो उस मोहल्ले में बदबू आने शुरू हो जाती है। अब जैसे ही बदबू आती है तो सभी आस पड़ोस के जो लोग हैं सभी लोग परेशान थे कि आखिर बात क्या है, कि आखिर बदबू कहाँ से आ रही है। अब जो वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है कि आखिर कोई क्या बात है कि यहाँ पर बदबू आ रही है, लेकिन बदबू आ कहाँ से रही है ये पता नहीं चल पा रहा था। कभी किसी साइड से आ रही थी, कभी किसी साइड से आ रही थी, लेकिन जो बदबू है वो दिन पर दिन ज़्यादा होती जा रही थी। अब सभी लोग परेशान थे, इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर इस मोहल्ले में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और लग रहा है कोई जानवर मरा है या फिर कोई व्यक्ति मरा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जानवर मरता तो फिर कहीं दिखाई देता, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो मौके पर पुलिस की टीम है, मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंचती है और पहुंचने के बाद फिर तफ्तीश जारी होती है और पुलिस की जो टीम है वो इधर उधर पहुंचती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। इधर जो प्रियंका है और जो खुशी है जब एक दूसरे से बात किए रहते हैं तो खुशी एक चीज़ बताती है कि उसके पिता से उसकी माँ का झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के बाद से जो पिताजी हैं वो दिखाई नहीं देते। लेकिन एक अंकल आते हैं, विनय अंकल घर आए थे और उसके बाद से पापा को इंजेक्शन लगाए थे और फिर उसके बाद रात को मैं सो गई थी, सुबह उठी तो पापा दिखाई नहीं दिए। अब जैसे ही गौरी इस बात से बेखबर होती है, लेकिन प्रियंका जब इस बात को सुनती है तो उसको बड़ा ही अटपटा थोड़ा लगता है, तो ये बात वो पुलिस में बता देती है। और पुलिस में जैसे ये बात बताई जाती है तो फिर जो पुलिस की टीम है अब ये खुशी से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी। अब इसीलिए पुलिस सोचती है कि क्यों ना जो बदबू आ रही है उसी बदबू के आधार पर जो इसका घर है उसको घर को भी तलाशा जाए। उसके घर को तलाशा जाता है तो उसके घर में जो एक सेप्टिक टैंक है वो बन रहा होता है, लेकिन वो बनने के दौरान कुछ समय से वो बंद था। अब इसीलिए जो प्रियंका वो कहती है कि बात क्या है, तो कहते हैं कि बदबू आ रही है और बदबू लग रहा है कि आप ही के घर से आ रही है। तो प्रियंका कहती है कि नहीं, ये बदबू तो पूरे मोहल्ले में फैली हुई है, यानी कि पूरे मोहल्ले के घर से आ रही है, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? एक तो हमारे पति गायब है, दूसरे आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रियंका है वो भी अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी कि आखिर देखते हैं होता क्या है। लेकिन इधर जो गौरी है
गौरी पुलिस को अंदर आने देती है, तो जो पुलिस है इधर उधर जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के दौरान ही उसको लगता है कि ये जो बदबू है वो सेफ्टी टैंक से आ रही है। लेकिन जो सेफ्टी टैंक होता है वो बिल्कुल बंद हो गया रहता है, पैक हो गया रहता है, बस ऊपर शौचालय बनाना होता है। लेकिन जो गौरी है किसी कार्यवश से काम रोक देती है। अब जब उस टैंक को खोला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति की जो लाश है वो तैर रही है। और जैसे ही लाश तैर रही है उसको देखती है पुलिस, उसको बाहर निकाला जाता है और उसको पूछा जाता है कि अगर ये कौन सा व्यक्ति है। तो जो गौरी है वो कहती है कि मुझे नहीं पता क्या कि ये है कौन। अब जैसे ही गौरी ये बात करती है तब तक जो वहाँ पर उसकी लड़की होती है खुद कहती है ये तो पापा है। अब जैसे ही पापा शब्द का नाम पुलिस सुनती है तो पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है कि एक पत्नी अपने पति को पहचानने से इनकार कर रही है, लेकिन एक बेटी अपने पिता को पहचान गई है। और पुलिस को जो शक की जो सुई होती है वो सीधा कहीं ना कहीं गौरी पे घूम जाती है कि आखिर ये सारा माजरा कहीं ना कहीं गौरी का ही है। अब जो पुलिस की टीम है वो पूछती है गौरी से कि आखिर बात बताओ, बात क्या है। लेकिन जो गौरी कुछ बताने का नाम ही नहीं लेती है। पुलिस उसको उठाती है और थाने लेकर के चली जाती है और वहाँ पर उससे पूछताछ करती है। लेकिन खुशी इतना आसानी से नहीं टूटने वाली थी, लेकिन फिर भी जब वो टूटती है तो एक सच बताती है। वो कहती है कि पहली बात तो इनसे कुछ होता जाता नहीं था, और जब ये और मैं एक दूसरे के साथ रहा करते थे तो हम दोनों की औलादें नहीं होती थी, बेटी बेटा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ये कुछ समय बाद ही हमारी मुलाकात जो है वो विनय से होती है और ये भी घर आए रहते हैं। लेकिन मैं चोरी छुप के विनय से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। इसी दौरान जब मैं और विनय जब संबंध बनाते हैं तो मेरा गर्व ठहर जाता है। लेकिन रवि को ये लगता है कि ये उसके द्वारा किया गया काम है, ये उसकी बेटी है, लेकिन ये बेटी उसकी होती नहीं, ये बेटी तो विनय की होती है। लेकिन जो रवि था इसी बात से खुश होता है, लेकिन अब इधर जो सारा मामला था वो तो गड़बड़ हो रहा था। अब इसीलिए जो विनय है वो कहता है कि ये तो मेरी बेटी है तो मुझे दे दो, लेकिन वो देने नहीं चाहती है। अब एक दिन जब ये रवि वापस आता है मुंबई से कमा करके, तो फिर वो कहती है कि यहाँ पर जो भी आ रहा है, इधर कोरोना काल चल रहा है तो इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन जब उसको वैक्सीन लगाई जाती है तो वैक्सीन लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि विनय ही होता है। और बल्कि उसने वैक्सीन नहीं लगाई बल्कि उसको जहर का एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वो जो रवि है वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही रवि बेहोश होता है फिर उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, कुचला जाता है उसको, उसके सिर को, ताकि जो उसकी बॉडी है वो पहचान में ना आए कि आखिर ये है कौन। अब इधर जो औरत है वो सोचती है, क्राइम पेट्रोल में ये देखी थी कि उसने ये कपड़ा अगर मिल जाएगा तो उसे सबूत मिल जाएगा, इसलिए वो कपड़े को जल्दीबाजी में जला देती है और कपड़ा तो मिला नहीं। अब इधर सोचती है कि आखिर उसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब वो ठिकाने लगा नहीं पाती है क्योंकि देखती है कि बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब जैसे सीसीटीवी कैमरे की बात देखती है तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना इसी सेफ्टी टैंक में इसको लगा दिया जाए, कौन सी जो बदबू है बाहर आएगी, सेफ्टी टैंक तो पैक हो जाएगा। लेकिन ये बातें खुल जाती है और बात बाहर फैल जाती है। और जैसे ही बात बाहर फैलती है तो सभी परेशान हो जाते हैं। और फिर जो पुलिस है उसके आधार पर विनय को भी अरेस्ट करती है, और क्योंकि विनय उसमें साथ दिया रहता है और विनय और प्रियंका मिल करके रवि को मारे रहते हैं। अब जैसे ही रवि को मारते हैं तो फिर इधर पुलिस कहीं ना कहीं विनय को और इस गौरी को पुलिस अरेस्ट करती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब जो बेटी है यानी कि जो खुशी है उसके सिर से माँ का तो साया गया है, पिता का भी साया उठ गया। अब बेटी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अनाथ हो जाती है। तो फिर जो बेटी है इसको गौरी के मायके में उसको भेज दिया जाता है। वहाँ पर उसके परिवार वालों को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये आप इसको संभालिए। फिलहाल जो गौरी है वो देखिए उम्मीद कमी है बाहर आने की, वो जेल में ही रहेगी। लेकिन इधर जो उसकी बेटी है वो तो फिलहाल अनाथ हो ही गई। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।